सुबह में जो कक्षा हुई थी उसमें हम लोग पेडागोजी सेक्शन पर चर्चा किए थे और सुबह में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आज संध्याकालीन कक्षा में जो है जीएस सेक्शन को किया जाएगा। जीएस सेक्शन में पिछली जो कक्षाएं हुई है उसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तथ्यों को मैंने बताया है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास जो है मैं आप लोगों को अब 1 वीक डिले करूंगा। उसका कुछ संशोधित नोट जो है वह स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है उनसे हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक जगह सुव्यवस्थित रूप में मिल पाए। तब तक जो है जीएस के सेक्शन में हम पॉलिटी को कवर करेंगे। भारत की जो राज व्यवस्था है उनको जो है कवर करेंगे। पॉलिटी का आप लोगों को ग्रुप में भी अभी मैंने 4 पीडीएफ दिया है, जिसमें कि ये जो पहला पीडीएफ है इसमें पॉलिटी का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हमने डिस्कस किया है। फिर जो दूसरा पीडीएफ है उसमें मैंने और तीसरे पीडीएफ में भारतीय संविधान, उनके जो भाग हैं, उनके जो अनुच्छेद हैं उनको मैंने कवर किया है। और चौथा जो पीडीएफ है राज व्यवस्था वाला वो 1 लाइनर पीडीएफ है, जिसमें कि पूरे भारतीय राज व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको संकलित उसमें किया गया है। तो ये 4 पीडीएफ आप लोगों को राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़नी है, प्रधान शिक्षक की परीक्षा में भी और प्रधानाध्यापक की परीक्षा के लिए भी। तो अभी हम ये पहला पीडीएफ जो भारतीय राज व्यवस्था का है उनको पढ़ने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एक बार आप लोग पुनः कॉन्फर्म कर दीजिए कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है और आप लोग पीडीएफ को देख पा रहे हैं। चलिए, ओके। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे। गुरु शिष्य का संबंध इन तीनों में था और ये सभी यूनान के दार्शनिक थे। प्लेटो ने दी रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी। अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी थी। और अरस्तु का ही कहना है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। जॉन जेकब रूसो का भी नाम आप लोग सुने होंगे। फ्रांस के थे जॉन जेकब रूसो। इन्होंने आपको सिद्धांत दिया था, किताब लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। और इस पुस्तक में जॉन जेकब रूसो ने लिखा है कि मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन सर्वत्र जो है वह सामाजिकता के बंधनों से जकड़ा हुआ होता है। देखिए, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी क्षेत्र को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व अनिवार्य है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है शासन व्यवस्था और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संप्रभुता। यानी कोई भी क्षेत्र राज्य कहलाता है जब उनकी अपनी एक निश्चित जनसंख्या होती है
उनका अपना एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, उनकी अपनी एक शासन व्यवस्था होती है, और सबसे बड़ी बात कि उसके पास संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है। ये संप्रभुता क्या है? तो कोई भी सरकार या कोई भी राज्य संप्रभु तब कहलाता है जब उसको अपने से ऊपर किसी अन्य सरकार का, किसी अन्य का आदेश नहीं मानना पड़े। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अनुसार आप लोग पढ़े भी होंगे, बिहार एक राज्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनसंख्या तो है बिहार का सुनिश्चित, क्षेत्रफल भी है, शासन व्यवस्था भी है, लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, तो बिहार एक राज्य नहीं है। राजनीति विज्ञान के अनुसार भारत क्या है? एक राज्य है ना। यदि आपको यह क्वेश्चन कर दिया जाए कि इनमें कौन राज्य है, पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा नेपाल, चौथा उड़ीसा, फिर एक से अधिक, इनमें कोई नहीं, तो आपको नेपाल को टिक करना है। ठीक है, संप्रभुता जब तक नहीं होगा तब तक वह राज्य नहीं कहलाएगा। लगे हाथ में बता दूं, भारत में जो वैधानिक संप्रभुता है न, जो वैधानिक संप्रभुता है वो आपको संसद के हाथों में निहित होती है, और भारत की जो राजनीतिक संप्रभुता है वो आपको भारत के जनता के हाथों में क्या है? निहित है। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके, देखिए अब यहां पर शासन व्यवस्था के प्रकार का मैंने उल्लेख किया है। सबसे पहला है राजतंत्र, जिसको अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं। राजतंत्र क्या होता है? तो शासन की वह प्रणाली जिसमें एक राजा का पद होता है, और वह राजा जो है उनका पद वंशानुगत होता है। राजा का पद होता है और वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। इसमें राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता है, और यह मान के जनता चलती है कि ईश्वर ने राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में हम पर शासन करने के लिए भेजा है। प्राचीन काल में दुनिया में 99% क्षेत्रों में राजतंत्र ही था, लेकिन वर्तमान युग में राजतंत्र जो है बहुत कम देशों तक, राज्यों तक सीमित है। वर्तमान में हमको राजतंत्र का अनेक रूप देखने को मिलता है। जैसे है एक पूर्ण राजतंत्र। ठीक है, पूर्ण राजतंत्र किसको कहा जाता है? जहां पर कंप्लीट रूप से राजा का एक पद होता है, राजा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका प्रधान होती है, राजा का आदेश ही कानून होता है, तो वो पूर्ण राजतंत्र कहलाता है। अभी दुनिया में स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है, यह स्वाजीलैंड है, ओमान है, भूटान है, दारुसलाम है, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पूर्ण राजतंत्र है। एक है राजतंत्र का ही लगभग प्रकार है पूर्ण धर्मतंत्र न, जहां पर धर्म गुरु जो है शासन को संभालने का काम करते हैं, वहां पर धर्मतंत्र होता है। तो जैसे कि वेटिकन सिटी है, रोम जो इटली की राजधानी है, इस रोम शहर के बीच में ही वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश के रूप में है, जहां पर ईसाई धर्म का जो सर्वोच्च गुरु है पोप, वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो वहां वेटिकन सिटी का जो शासन व्यवस्था है वो धर्मतंत्र का उदाहरण है। सऊदी अरब, जहां पर आपको मक्का मदीना है, वो वहां भी आपको धर्मतंत्र है,
धर्म का शासन चलता है। एक होता है, नहीं राजू जी, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद एक होता है मिश्रित राजतंत्र, यानी मिश्रित राजतंत्र उसको कहते हैं जहां राजा जो है धार्मिक दृष्टि से भी प्रमुख होते हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी प्रमुख होते हैं, वहां पर मिश्रित राजतंत्र होता है। जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इस सब में आपको क्या है, मिश्रित राजतंत्र है। एक है संवैधानिक या नाम मात्र का राजतंत्र। जैसे कि प्राचीन काल में ब्रिटेन में आपको जो राजा होते थे वो शासन करते थे। 1688 की जो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद राजा के हाथों से सत्ता धीरे धीरे वहां के पार्लियामेंट के हाथों में शिफ्ट होती गई और राजा केवल एक सिग्नेचरी बॉडी रह गया है। यानी ब्रिटेन की हालात यह है कि वहां जो महारानी है, राजा है, उसका पद अभी भी है, लेकिन केवल वो सिग्नेचरी बॉडी है। वास्तविक शक्ति वहां के पार्लियामेंट के हाथों में क्या है, निहित है। तो ब्रिटेन में आपको संवैधानिक या नाम मात्र राजतंत्र है और यही कंडीशन आपको जापान में भी है। ठीक है, ब्रिटेन और जापान जो है संवैधानिक राजतंत्र का क्या है, उदाहरण है। ये तो राजतंत्र के अलग अलग रूप हो गए। इनके बाद है आपको कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र किसको कहते हैं, यदि ओलिगार्की न ओलिगार्की, कुलीन तंत्र किसको कहते हैं, यदि समाज का कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति ही मिल करके शासन चलाने का काम करे तो इसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। ठीक है। मिश्रित राजतंत्र हुआ ब्रजेश जी कि जहां राजा धार्मिक दृष्टि से भी ना धार्मिक दृष्टि से भी मुखिया माने जाते हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी मुखिया माने जाते हैं, तो वो हो गया मिश्रित राजतंत्र। हाँ, तो कुलीन तंत्र किसको कहते हैं, जहां पर समाज के कुछ सुभ्यस्त लोग मिलकर के शासन चलाने का काम करे, तो वहां पर आपको क्या होता है, कुलीन तंत्र होता है। और आपको अभी जो वर्तमान में जो भी साम्यवादी देश है वहां जो है कुलीन तंत्र का अस्तित्व हम एक तरह से कह सकते हैं। अब इनके बाद है आपको तानाशाही। क्या है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तानाशाही क्या है आपको, तो तानाशाही भी एक तरह से राजतंत्र ही होता है। तानाशाही भी एक तरह से क्या होता है, राजतंत्र ही होता है। लेकिन तानाशाही व्यवस्था में क्या होता है, तो जो आपको शासन के मुखिया होते हैं वह जबरदस्ती शासन के मुखिया पद बन जाते हैं। नहीं, तानाशाही राजतंत्र में क्या होता है, तो राजा का पद वंशानुगत हुआ, लेकिन तानाशाही में क्या होता है, तो समाज का जो एक शक्तिशाली व्यक्ति है वे अपने शक्ति के बदौलत जबरदस्ती क्या बन बैठते हैं, शासक बन बैठते हैं, तो उसको तानाशाही कहते हैं। और तानाशाह का जो पद है वह सामान्यतः वंशानुगत नहीं होता। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तर कोरिया का जो शासन व्यवस्था है वो आपको तानाशाही शासन व्यवस्था का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद चौथा है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। पाकिस्तान में क्या स्थिति है ब्रजेश जी, जब से पाकिस्तान जो है अलग अपना अस्तित्व कायम किया है, तो वहां का संविधान ऐसा है कि कभी कभी वहां की जो सेना है ना वो आपको शासन अपने हाथों में ले लेती है और वहां जो सेना प्रमुख होते हैं
वो तानाशाह की भांति वहां पर शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपको हमेशा तानाशाही नहीं रहता, नहीं है वहां पर, है तो कहने के लिए लोकतंत्र, लेकिन बीच बीच में जो है आपको सेना प्रमुख जो है तानाशाह की भांति वहां शासन करने लगते हैं। देखिए आज हमको ये लग रहा है कि इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी किसी का यदि नेट इश्यू होता है तो वो क्लास से शायद लेफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि मैं जैसा आज देख पा रहा हूँ ब्रजेश जी है, विकास जी है, इन सब के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है आज। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कोई है इस तरह की समस्या वाली? नहीं। अब नेट तो सब ठीक, चलिए ओके। अब है आपको लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। देखिए लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र ये तीनों एक ही चीज है। डेमोक्रेसी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। डेमोस और क्रेसिया शब्द के मिलने से डेमोक्रेसी शब्द बना है, जिनका अर्थ होता है जनता का शासन। देखिए लोकतंत्र अभी वर्तमान में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में आपको लोकतंत्र है। संसार में प्राचीन काल में लोकतंत्र के जो प्रमाण है वह यूनान और भारत जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में लोकतंत्र का जो जन्म है वो आपको कहां पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ, जब वहां पर 1688 ईस्वी की गोरखपूर्ण क्रांति हुई, तो उनके बाद वहां लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है क्रमशः विकसित होती चली गई। देखिए लोकतंत्र को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये किसका कहना है आपको? अब्राहम लिंकन का कहना है। प्लेटो लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि स्वाभाविक तौर पर तानाशाही का जन्म लोकतंत्र से ही होता है। यानी प्लेटो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। अरस्तु भी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। जॉन डीबी जो है, जो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, उनका कहना है कि लोकतंत्र और शिक्षा जो है परस्पर क्या है? पूरक। देखिए लोकतंत्र अभी जो दुनिया के अलग अलग देशों में है, यह आपको दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब जनता जो है सीधे तौर पर शासन कार्य में भाग लेती है, न कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो इसको जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी जो है केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में, जिस तरह भारत में राज्य है ना, इसी तरह स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जो कैंटन में बटा हुआ है। तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी देखने को मिलता है। थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाला जो देश है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है। अब एक कानून यदि 543 संसद मिलकर के पारित करते हैं तो उसमें तो कितना समय लग जाता है, कितना बहस होता है। अब हर एक कानून यदि भारत की 1 अरब जनता पारित करने लगे तो ये कदापि आपको संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है अभी केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में देखने को मिलती है। हर जगह अभी क्या है आपको
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है ना, वो आपको शासन चलाने का क्या काम करते हैं, काम करते हैं। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो आपको शासन चलाने का काम करते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब जगहों में, ठीक है, केवल स्विट्जरलैंड को छोड़कर अभी आपको जहां भी लोकतंत्र है वो आपको अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही देखने को मिलेंगे। अब आगे है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रकार। देखिए, लोकतंत्र तो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये तो क्लियर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली और एक होता है संसदीय प्रणाली। देखिए, जहां कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जहां कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी है, तो वहां पर अध्यक्षीय प्रणाली होता है। और जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो वहां संसदीय प्रणाली होती है। जैसे भारत को आप ले लीजिए, भारत की कार्यपालिका कौन है बताइए? जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो क्या है? कार्यपालिका है। और ये कार्यपालिका जो भारत की है वह किसके प्रति उत्तरदायी है सीधे तौर पर? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के प्रति वह क्या है आपको उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। नहीं, कार्यपालिका कुछ भी करती है तो उसको जवाब कहां देना पड़ता है? संसद में देना पड़ता है। यानी कार्य विधायिका में से ही कुछ लोग जो है कार्यपालिका के लिए भारत में चुनकर जाते हैं। तो भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय। वहीं अमेरिका है, वहां पर अध्यक्षीय प्रणाली है। अमेरिका में जो विधायिका होती है वहां भी दो सदन है अमेरिका में भी, एक सीनेट है, एक आपको कॉमन सभा है ना। तो सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स जो अमेरिका का है ना, वो उसका चुनाव अलग होता है, वो वहां पर विधायिका है। और वहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति को डायरेक्ट वहां की जनता चुनने का काम करती है। यानी अमेरिका में जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल, उसको डायरेक्ट वहां की जनता चुनती है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में हम प्रधानमंत्री मंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और वो अपने में से एक को प्रधानमंत्री चुनती है, फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद को गठित करते हैं। तो भारत में जो कार्यपालिका है, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो आपको कैबिनेट या अदर मिनिस्टर है ना, तो वो जो है सीधे तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के लिए वह उत्तरदायी है। तो भारत में आपको संसदीय प्रणाली हो गया। लेकिन वही अमेरिका में जो राष्ट्रपति है या अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, उनको आम जनता सीधे तौर पर चुनती है, तो उसको विधायिका को वहां पर जवाब नहीं देना पड़ता है। तो वहां पर कैसी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली है। क्लियर हो गया संसदीय और अध्यक्षीय? बताइए। चलिए, अमेरिका, भारत के अलावे ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। अमेरिका के अलावे फ्रांस में भी आपको अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और भारत और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। अब आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर।
लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। राधा रमन पाठक जी कहते हैं, अध्यक्षीय को फिर से समझा दीजिए। अच्छा, ऐसे समझिए राधा रमन जी, आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है और उप मुखिया का भी चुनाव होता है ना। मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें पूरे गांव की जनता मुखिया पद के लिए मतदान करती है, तो वो हो गया अध्यक्षीय प्रणाली। उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? आप जिस वार्ड सदस्य को चुनते हैं वो वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनती है ना। उप मुखिया को डायरेक्ट आप नहीं चुने, आपने जो प्रतिनिधि चुना वो प्रतिनिधि अपने में से एक को उप मुखिया चुना। तो उप मुखिया का चुनाव किस पद्धति से हो गया? संसदीय पद्धति से। अब मुखिया का चुनाव किस पद्धति से हो गया? डायरेक्ट जनता ने चुना, तो अध्यक्षीय पद्धति से। इसी तरह प्रमुख का चुनाव बताइए किस पद्धति से होता है? प्रमुख, ब्लॉक में जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्षीय होता है प्रमुख का चुनाव। क्या ऐसा होता है कि दो व्यक्ति प्रमुख पद के लिए खड़े होते हैं और किसी एक के पक्ष में हम मतदान करते हैं? बल्कि हम जो है पंचायत समिति चुनते हैं, पंचायत समिति का मेंबर अपने में से एक को प्रमुख चुनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कार्यपालिका का चुनाव सीधे जनता नहीं करके जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि करता है, तो वो संसदीय प्रणाली है। जैसे भारत की कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल है, तो उसका चुनाव डायरेक्ट हम आप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हुए, एक राहुल गांधी या एक मोदी, किसी एक के पक्ष में हम वोट देते, ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है, हर एक संसदीय क्षेत्र से हम एमपी को चुन करके भेजते हैं और उसमें जिसको सबसे अधिक एमपी का समर्थन प्राप्त होता है वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय। अब वही अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उस राष्ट्रपति पद पर दो व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, वहां पर दो पार्टी है, प्रत्येक पार्टी से एक एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और पूरे देश की जनता जो है किसी एक के पक्ष में मतदान करने का काम करती है। तो अमेरिका में कैसी प्रणाली हो जाएगी? अध्यक्षीय प्रणाली। अब भी क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है और गणतांत्रिक राष्ट्र भी है। लोकतंत्र कहा जाता है उसको जहां पर जनता का शासन होता है। गणतंत्र उसको कहा जाता है जहां पर जो देश का पहला नागरिक है, सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता, तो वो गणतंत्र भी कहलाता है। भारत में जो व्यवस्था है, तो यहां पर शासन चलाने का काम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करती है, तो लोकतंत्र तो है ही। और भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। और उस राष्ट्रपति का जो पद है वो पद आपको वंशानुगत नहीं होता। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ, गौर नाइस मौसी। नहीं, वो लाइव ऑनलाइन क्लास में रही है। हाँ, बढ़िया सो।
अरे बेटा, अभी हो 17 को बसकट्टी, 18 को पूजा, 19 को कुमड़ो, 20 को उपनयन, कहिया आबो? हाँ हाँ, आप लोगों को 2 मिनट हम अपना माइक बंद किए थे, एक आवश्यक कॉल आ गया था। ठीक है, तो भारत में जो है आपको लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ठीक है, लेकिन वहीं यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर आपको लोकतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो नाम मात्र का ही सही सबसे बड़ा पद है महारानी या महाराजा का, तो उनका पद वहां पर क्या होता है? वंशानुगत होता है। इसलिए इंग्लैंड में लोकतंत्र है, क्योंकि शासन का वास्तविक संचालन वहां की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। तो इंग्लैंड में लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है। और भारत में लोकतंत्र भी है, और यहाँ का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो पद भी वंशानुगत नहीं होता। तो भारत में लोकतंत्र के साथ क्या है? गणतंत्र भी है। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं? जहां पर आपको दो स्तरों पर सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, वहां पर संघात्मक व्यवस्था होती है। और जहां पर केवल एक स्तर पर सरकार होती है और वही सरकार पूरे देश का शासन चलाती है, तो वहां पर एकात्मक व्यवस्था होती है। मान लेते हैं अभी भारत में यदि ऐसा कंडीशन होता कि केवल सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट होता और वही गवर्नमेंट सारे मुद्दों पर कानून बनाती, भारत जो है 500 या जितना जिला है उतना जिला में बटा हुआ होता, तो भारत में तब कैसी व्यवस्था होती? एकात्मक। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत में दो स्तरों पर सरकार है, सेंटर और स्टेट। और प्रत्येक लेवल का जो गवर्नमेंट है उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है। वहीं पर आपको इंग्लैंड में संघात्मक नहीं एकात्मक व्यवस्था है। इंग्लैंड में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है और वही पूरे देश के शासन को चलाने का काम करती है, तो वहां एकात्मक व्यवस्था है। हाल तक नेपाल में, अब तो हालांकि वहां भी संघात्मक हो गया है, आपको एकात्मक व्यवस्था ही थी। वहीं भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इन सब में क्या है? आपको संघात्मक व्यवस्था है।
फेडरल सिस्टम है। देखिए ये संघात्मक भी दो तरह का होता है, एक होता है पूर्ण संघात्मक, एक होता है अर्ध संघीय व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य पर केंद्र हावी रहता है, वहां आपको अर्ध संघीय व्यवस्था होती है। जैसे कि भारत है, भारत में शासन कानून बनाने योग्य विषय को तीन सूची में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य, और संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। लेकिन भारत में, भारत के संविधान में यह उपबंध है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में निहित होगी, और केंद्र चाहे तो वो आपको, यदि ऐसा कंडीशन हो कि प्रांत और केंद्र एक ही विषय पर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि विवाद हो तो केंद्र का कानून आपको प्रभावी होता है। भारत में पहले केंद्र बना और फिर केंद्र को राज्यों में बांटा गया है। तो भारत में पूरा पूरा संघीय व्यवस्था नहीं है, अर्ध संघीय व्यवस्था है। वही यदि बात हम अमेरिका की करें तो वह कंप्लीट फेडरल है। वहां पर पहले राज्य बने, राज्यों ने आपस में समझौता किया और कुछ कॉमन चीजों के लिए उन्होंने केंद्र का निर्माण किया है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, अलग झंडा है, दोहरी नागरिकता है वहां पर। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह भावना में एकात्मक है, कहने के लिए संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। वैसे जनरली हमको ये दिमाग में रखना है कि संघीय व्यवस्था वह हुआ जहां दो स्तर पर सरकारें हैं, जैसे भारत और अमेरिका में। एकात्मक वह हुआ जहां केवल एक स्तर पर सरकारें हैं, जैसे इंग्लैंड में। अब वर्तमान भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। साथ ही साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भावना में भारत एकात्मक है, और भारत में गणतंत्र की मौजूदगी है। ये सारी बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को? बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको निर्वाचन। देखिए निर्वाचन जो है लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। निर्वाचन दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जहां आम मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनती है वहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे भारत में आपको लोकसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, विधान सभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, या स्थानीय निकाय के लिए जो पद है पंचायत लेवल का या नगरीय, नगरपालिका, नगर परिषद, इस सब का, तो इन सब का क्या होता है, ये मतलब इन सब का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें आपको सभी आम व्यक्ति मतदान करते हैं। लेकिन ऐसा निर्वाचन जिसमें प्रतिनिधि प्रतिनिधि को चुने, डायरेक्ट जनता प्रतिनिधि को नहीं चुने, प्रतिनिधि प्रतिनिधि को चुने, तो वहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से होता है, क्योंकि यहाँ पर इन सब में
प्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। निर्वाचन का जो चरण सब है, सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है, कार्यक्रम तय होते हैं, फिर नियत तिथि को नामांकन होता है, नामांकन पत्रों की जांच होती है, ठीक है। उसके बाद जो है चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, चुनाव प्रचार के काम में फिर जो उम्मीदवार है वो लग जाते हैं, नियत तिथि को मतदान होता है, फिर मतदान के बाद मतगणना होती है। इस तरह निर्वाचन का कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। देखिए, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति लागू है, यानी भारत में आपको ऐसी व्यवस्था है कि 18 वर्ष की उम्र सीमा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग, वंश का हो, वो जो है मतदान कर सकता है। तो भारत में आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति लागू है। यहां पर याद रखना है कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब से लागू हुआ, तो 1951 के आम चुनाव से, यानी संविधान बना तब सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति लागू हुई। उससे पहले ब्रिटिश शासनकाल में भी भारत में जो प्रतिनिधि सभाएं होती थी उनके लिए इलेक्शन होता था ब्रिटिश शासनकाल में भी, लेकिन सब व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार 1919 ईस्वी में मिला था। महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1919 ईस्वी में। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? 1950 में, जब संविधान लागू हुआ उनके बाद। जानते हैं, पहले जो चुनाव होता था शुरुआत में, तो यानी मूल संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। 21 वर्ष पूरा करने के बाद ही लोग मतदाता बनते थे। लेकिन संविधान का 61वां संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। और इस संशोधन के द्वारा आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में केंद्रीय स्तर पर चुनाव आयोग का जो प्रधान है वह मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। अरुण गोयल जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त, कल ही शायद इस्तीफा दे दिए हैं। और इनके अलावे केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग होता है उसमें 2 सहायक चुनाव आयुक्त भी होते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का प्रधान जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहलाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग का प्रधान मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। और जिला स्तर पर जो जिला पदाधिकारी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो बीडीओ होते हैं, वही आपको निर्वाची पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। भारत में आपको 2 तरह की पद्धति है निर्वाचन का। एक है साधारण बहुमत पद्धति, साधारण बहुमत पद्धति, और दूसरा है आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत पद्धति। साधारण बहुमत पद्धति को फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट पद्धति भी कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट पद्धति भी कहा जाता है। किसको? साधारण बहुमत की पद्धति को। साधारण बहुमत की पद्धति में क्या होता है, तो मतदाता जो है उम्मीदवारों के नाम में से एक नाम के आगे बटन दबाते हैं या मोहर मारते हैं, उनके पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हैं, और इसके बाद जो सबसे अधिक मत लाता है उनको जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह है आपको साधारण बहुमत की पद्धति। भारत में लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, या स्थानीय निकाय के सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो साधारण बहुमत की पद्धति के द्वारा होता है। आगे है आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत पद्धति, लेकिन इससे आगे जो है हम डिस्कशन
कल के क्लास में करेंगे। अभी जो है जीएस में, जीएस की जो कक्षा होगी तो टॉपिक वाइज तो आपको विषयवार कक्षा ले ही रहे हैं और लेंगे ही। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, इसीलिए आप लोग लेफ्ट मत करें। दो आदमी जो है क्लास को अपना एंड करके चले भी गए। चलिए, तो जीएस में आपको, जीएस सेक्शन में प्रत्येक दिन विषयवार जो है इस तरह से टॉपिक को डिटेल्स में तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको अंतिम 10 मिनट जो है वह मिक्स क्वेश्चन अलग अलग विषयों से आपको जीएस के पूछे जाएंगे। कल का टॉपिक यही है। अभी पॉलिटी जो है, पॉलिटी का देख लीजिएगा, पीडीएफ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अब पॉलिटी 1 2 3 ये जब तक खत्म होगा तब तक आपको पॉलिटी ही चलेगा। और आप सभी की यह मांग है कि समय को 6:45 के बदले 7 बजे कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग विद्यालय के प्रभार में हैं उनको VC से आकर क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बातों को स्वीकार करते हुए, ये कोई बहुत अंतर नहीं है समय का, मैं 7 बजे ही कर दूंगा, 7 से 8:30 कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करता हूं। ये आपको लास्ट में प्रत्येक दिन होगी, 10 मिनट कम से कम। सबसे पहले पहला प्रश्न आज के लिए है कि लोकतंत्र मूर्खों का की सरकार है या किसका कथन है? एकदम फास्टली बताइए। बिल्कुल अरस्तू का कथन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बिल्कुल 61वें संशोधन के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य आदि का जो चुनाव होता है वह किस पद्धति से, प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से? बिल्कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से। निम्नलिखित में कहां पर राजतंत्र है, वर्तमान में राजतंत्र है? ऑप्शन दे रहे हैं, स्वाजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लैंड, एक से अधिक, इनमें कोई नहीं। स्वाजीलैंड या संयुक्त अरब अमीरात दोनों हो जाएगा तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से है, भारत में कहने के लिए संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था नेचर में, स्वभाव में कैसी व्यवस्था है, भावना में कैसी व्यवस्था है? भावना में एकात्मक है, इसीलिए इसको आप अर्ध संघीय भी कह सकते हैं। भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन कि भारत में जनता के हाथों में राजनीतिक शक्ति निहित होती है। दूसरा ऑप्शन, भारत में संवैधानिक प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होता। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन होगा, संवैधानिक प्रमुख का पद भारत में वंशानुगत नहीं है, इसीलिए भारत में क्या है आपको? गणतंत्र है। गणतंत्र कहने का वही मतलब है। अच्छा, फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट प्रणाली के द्वारा भारत में किनका चुनाव होता है? पहला ऑप्शन है आपको लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है विधान परिषद। लोकसभा का चुनाव होता है। बहुत अच्छा। अच्छा, लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है। चलिए आज के क्लास में
ऑब्जेक्टिव तथ्य ज़्यादा नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल तथ्य जो है ज़्यादा थे। अब कुछ अतिरिक्त कॉमन क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से करूंगा। अच्छा, भारत में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ताना भगत आंदोलन जिनके नेता जतरा भगत थे, यह आपको कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन जिनके नेता जतरा भगत थे, यह कब शुरू हुआ था? यह आपको 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रश्न आप लोगों से है कि भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सब गलत उत्तर दे दिए। हम राज्यसभा का कार्यकाल पूछे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने नहीं पूछा है। भारत में राज्यसभा जो है वह एक अस्थाई सदन है। 1952 में जो उसका गठन हुआ है, उसके बाद अभी तक वह कभी भंग नहीं हुआ है। राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गया और उसके जगह पर नया सदस्य 1/3 चुना जाता। तो यह कभी आपको खत्म नहीं होता, यह अस्थाई सदन है। लोकसभा अभी 17वीं चल रही है कि 18वीं आपको गठित होगी, वो अलग चीज है। तो राज्य सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है कि आपको हमारे शरीर का लव हार्मोन किसको कहा जाता है? देखिए, हमारे शरीर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, जो पीनियन ग्रंथि से स्रावित होता है ना। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है जो पीनियन ग्रंथि से स्रावित होता है। अच्छा, मादा एनीफिलीज मच्छर जो है कितना डिग्री का कोण बना करके आपको काटेगा? अस्मिता जी, लव हार्मोन का मतलब यह है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ही, हाँ, पिनियन ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है आपको, वो मतलब स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को पैदा करने का काम करता है, इसीलिए उसको लव हार्मोन कहा जाता है। चलिए, हाँ, मादा एनीफिलीज मच्छर कितने डिग्री का कोण बनाकर काटेगा? बिल्कुल सबका उत्तर सही आ रहा है। 90 डिग्री का कोण बना करके जब काटता है तब आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आपके शरीर में आएगा और मलेरिया की बीमारी हो जाएगी। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि यदि छत पर से
आप एक ही समय में 1 किलो रुई और 1 किलो का लोहा दोनों को गिराएंगे तो जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा? छत पर से 1 किलो रुई 1 किलो लोहा दोनों को एक साथ गिराएंगे एक ही समय पर, तो जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा? बिल्कुल जमीन पर दोनों साथ पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम वेग जो होता है मुक्त पतन में, तो उसमें आपको जो है द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता है, तो वो साथ में पहुंचेगा। अच्छा, साबुन जो है किस जल के साथ अच्छा आचरण नहीं करता? बिल्कुल कठोर जल के साथ अच्छा आचरण नहीं करता। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? राइट आंसर इज आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। अच्छा, रबर का जो बल्कनीकरण होता है, रबर का जो बल्कनीकरण होता है जिससे रबर अधिक लचीला और मजबूत बनती है, तो बल्कनीकरण में रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल रबर के बल्कनीकरण में रबर के साथ जो है गंधक मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। अच्छा, वनस्पति तेल को आपको घी में बदलना है, तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया आपको किससे करानी पड़ेगी? बिल्कुल वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए वनस्पति तेल की अभिक्रिया आपको हाइड्रोजन से करानी पड़ेगी। तेल के हाइड्रोजनीकरण से वह वनस्पति घी में बदलेगा। अच्छा, ये बताइए, समुद्री जल का जो शुद्धिकरण होता है, समुद्री जल का जो शुद्धिकरण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? समुद्री जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? देखिए, समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है वह आपको उल्टा परासरण रिवर्स ओस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह धीरे धीरे नीचे गिरे, ठीक है, तो किसकी संभावना होती? धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा की संभावना, ठीक है, बहुत तेजी से गिरेगा तब आंधी तूफान की संभावना, अचानक यदि गिरा तेजी से तो आंधी तूफान, और यदि धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा की संभावना, और यदि अचानक आपको बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाए ना, तो बहुत ही शुष्क मौसम हो जाएगा ना, बहुत ही शुष्क मौसम। ठीक है, अच्छा आप लोग यह तो जानते हैं कि नाई की जो दुकान होती है उसमें अपतन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो नाई की दुकान में अपतन दर्पण को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? दो अपतन दर्पण को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? मतलब 45 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के समांतर
किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है? एक दूसरे के समांतर पैरेलल आपको व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, प्रकाश तरंग द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश तरंग डुअल नेचर शो करता है। एक तरंग की प्रकृति या दूसरा ऊर्जा युक्त कणिका की प्रकृति। तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? प्रकाश के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? हाइजेनबर्ग ने किया था। तरंग प्रकृति का खोज हाइजेनबर्ग ने किया था। और कणिका प्रकृति का खोज किसने किया था? कणिका प्रकृति का खोज न्यूटन। कणिका प्रकृति का खोज न्यूटन ने और तरंग प्रकृति का खोज हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है। अच्छा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल कितना होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। बिहार के उस साहित्यकार का नाम बताइए जिसे यात्री के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के उस साहित्यकार का नाम बताइए जिसे यात्री के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल नागार्जुन, बाबा बैद्यनाथ मिश्र, न तरोनी निवासी दरभंगा के, घुमक्कर प्रकृति के नागार्जुन महोदय यानी बैद्यनाथ मिश्र। अच्छा, कलम का मजदूर या कलम का सिपाही ब्रजेश जी कह रहे हैं कि साइंस ही ठीक है। समान अध्ययन है ब्रजेश जी। साइंस आर्ट सबको करना पड़ेगा। ठीक है। पूरे सिलेबस को लेकर चलिएगा ना कि साइंस अच्छा है तो केवल साइंस कर लेंगे तो हो जाएगा। उसमें आपको सामाजिक विज्ञान भी है, कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है। राज व्यवस्था है, भारतीय राष्ट्रीय, तो जो टॉपिक है सबको लेके चलना पड़ेगा ना। ये देखिए सिलेबस पीडीएफ तो पढ़ा ही रहे हैं, ये अंतिम में 10 मिनट जो है वो मिक्स क्वेश्चन आंसर लेंगे प्रत्येक दिन। ये तो सब जानते हैं कि किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट। देखिए आदित्यनाथ जी, सुनते सुनते याद हो जाएगा। जीके जीएस जो है केवल लाइव और रिकॉर्डिंग को यदि आप लोग मेकअप करते रहेंगे तो सारा चीज याद हो जाएगा। लगातार अभी मैं घटना चक्र का जो है बीपीएससी टीआरई वाले को करवा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, और उसका रिकॉर्डिंग भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर। उनको आप आराम से कान में लगा के कभी सुनिए ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1.5 से 2, 1 घंटा तो क्लास हो गया, और 1 घंटा 1.5 घंटा जो है सिर्फ कभी जो है अपना समय बना लीजिए कि उस समय में हमको रिकॉर्डिंग सुननी है। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ना थोड़े है, बस एक बार सारी चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में लाना है। हम में और आप में अंतर यही है कि आप किसी एक विषय पर केंद्रित हो गए, आपने केवल उसी का अध्यापन किया। ठीक है। और हम में जो है ये रहा कि हम लगातार जो है कोचिंग की दुनिया में रहे तो सारे विषयों की प्रैक्टिस होती रही, बस अंतर यही है। तो आपको केवल वो जो अभी हम करवा रहे हैं तो वो सारा चीज पढ़ा हुआ है, BA में बड़े बड़े डिग्रियों को लेकर के आप लोग भी ऑलरेडी टीचर हैं। बस वो एक बार रिन्यू होना है, दिमाग में एक बार सुनते जाएंगे तो वो एकदम फिक्स याद रहेगा।
तो इसलिए ये सब चीज चलिए आज अब इतना ही रहने देते हैं। आज लगातार हम काफ़ी क्लास लिए हैं और फिर आगे भी बिल्कुल आदित्यनाथ जी हम कहाँ कह रहे हैं, हम वही बात तो कह रहे हैं। अच्छा, कलम का मजदूर जो है प्रेमचंद जी को कहा जाता है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, कल से हम लोग अपना 7 बजे मिलेंगे। पहले आज तो सुबह में पेडागोजी नहीं लिए, पहले पेडागोजी की क्लास होगी और फिर उनके बाद जो है जीएस की क्लास होगी।